नमस्कार। आज हम भारत के हालिया रक्षा इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जिनका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के विरुद्ध भारत का संकल्प, वो इस पूरी घटना की काफ़ी विस्तृत जानकारी देते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ। उसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और फिर जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित एक समूह, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, जिसके तार, जैसा कि दस्तावेज बताता है, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं थी। दस्तावेज इसे सीमा पार आतंकवाद का एक खुला प्रदर्शन कहता है। फिर जब कूटनीति से बात नहीं बनी, जांच में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई, तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। जवाब देना जरूरी था, पर ऐसे कि वो पूरी तरह से युद्ध ना छिड़ जाए। हाँ, और आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देना था। तो चलिए दस्तावेज के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। पहलगाम हमले के बाद, जैसा कि स्रोत साफ कहता है, भारत ने पहले तो डिप्लोमेसी कूटनीतिक रास्ते आजमाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राम, और जब टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यहीं से ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका उसकी योजना बननी शुरू हुई। दस्तावेज कहता है कि ये फैसला कई भारतीय एजेंसियों से मिली पुख्ता खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस इनपुट्स पर आधारित था। इस जानकारी से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जो मुख्य आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, उनकी लोकेशन एकदम पक्की हो गई थी। स्रोत ये भी बताता है कि इसके बाद करीब 15 दिनों तक बहुत ही सावधानी से, बहुत बारीकी से योजना बनाई गई। भारतीय सेनाओं ने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार की जो बिल्कुल नपी तुली हो, सटीक हो और जिसमें कम से कम नुकसान हो, कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं। और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, जो युद्ध के भी नियम होते हैं, उनका सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। अच्छा, और ये नाम बड़ा दिलचस्प है, सिंदूर। दस्तावेज कहता है कि ये नाम बहुत सोच समझकर रखा गया था। बिल्कुल ये प्रतीकात्मक था, एक तरह से उन पीड़ितों, खासकर उन महिलाओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने आतंकवाद की वजह से अपनों को खो दिया। सिंदूर उनके सुहाग का प्रतीक है जो छिन गया। साथ ही ये नाम भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा के संकल्प को भी दिखाता है। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। हाँ, नाम ही एक वजन है। तो योजना तो बन गई, फिर आया एक्शन का टाइम। 7-8 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई एक सेना का ऑपरेशन नहीं था। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल थीं, एक जॉइंट ऑपरेशन। हाँ जी, बिल्कुल। और दस्तावेज के मुताबिक वायुसेना ने इसमें लीड रोल निभाया। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और दूसरे जो सटीक निर्देशित हथियार होते हैं, पीजीएम्स, उनका इस्तेमाल किया गया है। इन हथियारों की खासियत, जैसा दस्तावेज बताता है, ये है कि ये लंबी दूरी तक जाके दुश्मन के रडार से बचते हुए बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना लगा सकते हैं। जो बहुत अंदर ठिकाने हैं, उन्हें भी नष्ट किया जा सकता है। तो तकनीक का बहुत बड़ा रोल था इसमें। और स्रोत ये भी साफ करता है कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार और पाकिस्तान के अंदर कुल मिलाकर 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। और सबसे अहम बात, दस्तावेज के अनुसार सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर हमला हुआ जिनकी इंटेलिजेंस से पुष्टि हुई थी कि ये आतंकी ठिकाने हैं। किसी सिविलियन आबादी या पाकिस्तानी सेना के रेगुलर ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया। ये सटीकता, खासकर रात के ऑपरेशन में, ये कैसे मुमकिन हुई होगी? देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर उन तकनीकों का पूरा ब्यौरा तो नहीं देता, लेकिन सटीक निर्देशित हथियार या पीजीएम्स का जिक्र है। ये हथियार आमतौर पर जीपीएस या लेजर गाइडेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने टारगेट पर बहुत सटीक हमला कर पाते हैं और आसपास के नुकसान को कम करते हैं। रात के ऑपरेशन में इंफ्रारेड या दूसरी इमेजिंग तकनीकें भी इस्तेमाल होती हैं। इस सटीकता पर जोर शायद यह दिखाने के लिए था कि इरादा सिर्फ आतंकवाद के ढांचे को तोड़ना था, न कि कोई और नुकसान पहुंचाना। अच्छा, और जब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया हुई, दस्तावेज बताता है कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइल हमले किए, तब क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान ने जवाबी हमले करने की कोशिश बिल्कुल की, लेकिन दस्तावेज कहता है कि भारत की जो एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली थी, इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमारे स्वदेशी सिस्टम भी थे और कुछ पुराने भरोसेमंद सिस्टम भी शामिल थे।
इन्होंने इन हमलों को ज्यादातर नाकाम कर दिया। स्रोत के अनुसार इन रक्षा प्रणालियों ने भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखा और किसी बड़े नागरिक या सैन्य नुकसान को होने से रोका। मतलब हमला करने की क्षमता तो थी ही, अपनी रक्षा की तैयारी भी मजबूत थी। ये तो वायुसेना की बात हुई। हाँ। लेकिन आपने कहा कि ये त्रिसेवा समन्वय था, तो थल सेना और नौसेना की क्या भूमिका रही उसमें? हाँ, ये समन्वय बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा दस्तावेज बताता है, थल सेना ने जमीनी स्तर पर एक डिफेंसिव पोस्चर बनाए रखा। साथ ही जहां जरूरत महसूस हुई वहां उन पाकिस्तानी चौकियों पर बहुत ही सीमित और सटीक गोलाबारी की जो एलओसी के पार आतंकी शिविरों को कवर फायर दे रही थीं या घुसपैठ में मदद कर रही थीं। बिल्कुल नपा-तुला एक्शन। और नौसेना ने क्या किया? उन्होंने समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, पेट्रोलिंग तेज की। इससे पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियां सीमित हो गईं और समंदर में भारत का दबदबा कायम रहा। तो ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिर्फ हवाई हमला नहीं था, यह एक पूरी तरह से सोची समझी मल्टी डायमेंशनल रणनीति थी। और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का भी जिक्र है दस्तावेज में। हाँ, बीएसएफ ने भी अपनी भूमिका निभाई। दस्तावेज कहता है कि ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भी बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि मुख्य ऑपरेशन पर फोकस बना रहे और सीमा पार से और आतंकी ना आ सके, स्थिति और ना बिगड़े। जाहिर है, इस तरह की कार्रवाई के बाद तनाव तो बढ़ना ही था। क्या पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सिर्फ उन शुरुआती ड्रोन और मिसाइल हमलों तक ही सीमित रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अनुसार जब पाकिस्तान के वो शुरुआती हवाई हमले ज्यादातर नाकाम हो गए तो उन्होंने नियंत्रण रेखा एलओसी पर मोर्टर और तोपखाने से गोलाबारी बहुत तेज कर दी। स्रोत बताता है कि इस गोलाबारी से भारतीय सीमा की तरफ सिविलियन आबादी को नुकसान हुआ और दुर्भाग्य से कुछ जानें भी गईं। तो फिर भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या भारत ने भी फिर उसी तरह गोलाबारी तेज कर दी? यहाँ पर वो जो संयम के साथ प्रतिरोध या डिटरेंस विद रिस्ट्रेंट की बात दस्तावेज में कही गई है, उसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दस्तावेज के अनुसार भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो तनाव को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जो शुरुआती हवाई हमले थे वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर थे। जब पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी बढ़ाई तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई जरूर की, लेकिन वो आनुपातिक थी, प्रोपोर्शनेट। मतलब उतनी ही जितनी अपनी चौकियों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी थी, बेवजह एस्केलेट नहीं किया। संयम के साथ प्रतिरोध का मतलब यही है, अपनी ताकत दिखाना, दुश्मन को गलत काम करने से रोकना, ये हुआ डिटरेंस, लेकिन साथ ही अत्यधिक बल प्रयोग से बचना और मामले को पूरी तरह से युद्ध में बदलने से रोकना, ये हुआ रिस्ट्रेंट। दस्तावेज इसे भारत की तरफ से एक बहुत ही जिम्मेदार और नपी-तुली प्रतिक्रिया के तौर पर दिखाता है। यानी संदेश साफ था, हम जवाब देंगे, लेकिन एक सीमा के दायरे में रहकर। अच्छा, इस ऑपरेशन का जो व्यापक रणनीतिक असर हुआ उसके बारे में दस्तावेज क्या कहता है? सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, बेहतर कोऑर्डिनेशन और जो एकीकृत कमांड संरचनाएं हैं, उनकी प्रभावशीलता को साबित किया। रियल टाइम में जानकारी साझा करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलकर कार्रवाई करना, ये सब जमीन पर दिखा। इसे बहुक्षेत्रीय अभियान यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस भी कहा गया है दस्तावेज में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा तक ही सीमित नहीं थी। दस्तावेज इशारा करता है कि भारत ने जमीन, हवा, समुद्र और शायद साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में भी एक साथ समन्वित तरीके से कार्रवाई की। जो हमारी एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, या दूसरी तकनीकी तरक्कियां हैं, उन्होंने इसमें मदद की। यह दिखाता है कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जा सकते हैं, अलग अलग मोर्चों पर एक साथ, एक ही रणनीति के तहत। और राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाए गए? आपने पारदर्शिता की बात भी कही थी। हाँ, दस्तावेज के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जो शीर्ष रक्षा अधिकारी थे उनके साथ मिलकर ऑपरेशन के दौरान और बाद में भी लगातार जनता को जानकारी दी। एक तरह से पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपनी कार्रवाई के पक्ष में सबूत पेश किए। ये स्थापित करने की कोशिश की कि पहला हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ था और भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक जवाबी कदम थी, आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। और सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का फैसला, ये तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। दस्तावेज इसे ऑपरेशन सिंदूर से कैसे जोड़ता है? दस्तावेज बताता है कि ऑपरेशन के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।
इसका कारण बताया गया पाकिस्तान द्वारा संधि के प्रावधानों का बार बार उल्लंघन करना और पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने से इनकार करना। ये कदम दिखाता है कि भारत सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे जो व्यापक रणनीतिक विकल्प हैं उन पर भी विचार कर रहा था। दस्तावेज इसे लगातार उकसावे के जवाब में जो द्विपक्षीय समझौते हैं उन पर भारत के बदलते हुए सख्त रुख का एक संकेत मानता है। ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक दबाव बनाने का तरीका भी था। तो कुल मिला के देखें तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि इसने भारत की रणनीति, तकनीक और कूटनीति में भी कुछ नए आयाम जोड़े, ऐसा लगता है। बिल्कुल, दस्तावेज इसे भारतीय रक्षा इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखता है। ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद का जवाब सटीकता और ताकत से दे सकता है, लेकिन साथ ही अनावश्यक तनाव बढ़ाने से और नागरिक क्षति से बचने की पूरी कोशिश भी करता है। वो संयम के साथ प्रतिरोध वाली बात यहाँ फिर से आती है। और इसने सीमा पार आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को भी मजबूत किया होगा ना? निश्चित रूप से। दस्तावेज के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ने ये संदेश बहुत साफ कर दिया कि भारत अपनी धरती पर होने वाले हर आतंकी हमले का जवाब देगा, और ये जवाब सुनियोजित होगा, गैर भड़काऊ होगा, मतलब नॉन एस्केलेटरी, और आनुपातिक होगा। ये भविष्य के लिए एक तरह की स्पष्ट चेतावनी थी। तो अंत में दस्तावेज का निष्कर्ष यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने नागरिकों को भी ये दिखाया कि राष्ट्र एकजुट है, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, और चाहे कितना भी उकसावा क्यों ना हो, न्याय और संयम के सिद्धांतों पर कायम रहेगा। हाँ, यही मुख्य संदेश है जो दस्तावेज से निकल कर आता है। ये ऑपरेशन भारत की बदलती रक्षा नीति और क्षमताओं का एक प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद योजना की बारीकियों से लेकर तीनों सेनाओं के तालमेल, क्रियान्वयन और फिर उसके रणनीतिक असर तक, ये साफ है कि यह महज एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं थी, बहुत कुछ था इसमें। बिल्कुल, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। दस्तावेज संयम के साथ प्रतिरोध के मॉडल पर बहुत जोर देता है। सवाल ये उठता है कि भविष्य में खासकर असम्मित खतरों के खिलाफ एसिमेट्रिक थ्रेट्स, मतलब ऐसे संघर्ष जहां विरोधी की क्षमताएं और तरीके पारंपरिक सेनाओं से बिल्कुल अलग हों, जैसे आतंकवाद या साइबर युद्ध, क्या ये मॉडल विश्व स्तर पर प्रतिक्रिया देने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन सकता है? क्या ये हमेशा मुमकिन है कि आप निर्णायक कार्रवाई भी करें और बड़े युद्ध से भी बचें? ये संतुलन बनाए रखना असल में कितना व्यावहारिक है, ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।